नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको बिजनेस और खेल जगत से समाचार भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री देश को देंगे रफ्तार की दोहरी सौगात। गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद में मेट्रो रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। रिजर्व बैंक आज जारी करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान। 2 दिन चली बैठक में महंगाई, विकास दर समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बढ़ाया जा सकता है रेपो रेट। नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज संभालेंगे पद। रक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी करेंगे काम। आतंक विरोधी अभियानों का है जबरदस्त अनुभव। जनरल विपिन रावत के बाद होंगे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा कदम। यूक्रेन के खेरासन और जापोरिजिया क्षेत्रों को किया स्वतंत्र घोषित। रूस ने कराया था जनमत संग्रह। अमेरिका ने रूस पर लगाया भूमि हड़पने का आरोप। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के, सोराराय पोट्रू सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और मनोज मुंतशिर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस के नए संस्करण और अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से कालुपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा करेंगे। रेल मंत्रालय के मुताबिक अगले 3 वर्षों में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे और कालुपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। साथ ही अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो परियोजनाओं के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसे ही असाधारण होगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेक खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 12 अक्टूबर तक चलने वाला यह नेशनल गेम्स गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित हो रहा है। इस नेशनल गेम्स में 7,000 से ज्यादा एथलीट लगभग 36 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले रहे हैं। फैंस और खिलाड़ियों के लिए यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 साल के लंबे अंतराल के बाद नेशनल गेम्स की वापसी हुई है। ये वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। साथियों, आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है।
निश्चित रूप से खेलों को बढ़ावा देने में इसकी खासी भूमिका होगी। और अब बात करते हैं अगली खबर की। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज देश के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे। सरकार ने उन्हें अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के बाद वो दूसरे सीडीएस होंगे जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी अधिकारी के सर्वोच्च पद पर होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। सेना में करीब 40 वर्षों से अधिक के अनुभव में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। साथ ही वो मई 2021 में पूर्वी कमान के प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से सीडीएस का पद खाली था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू को दिया जाएगा। वहीं तानाजी द अनसंग वॉरियर ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है। 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को सोराराई पोट्रू और अजय देवगन को हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मिलेगा। मनोज मुंतशिर को फिल्म साइना के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया जाएगा। और अब बात राजस्थान की सियासत की। काफी दिन से राजस्थान में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गुरुवार को सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। बैठक 1 घंटे तक चली। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है। साथ ही यह भी कहा कि उनका फोकस राजस्थान पर ही रहेगा। उन्होंने 2023 के चुनाव में कड़ी मेहनत करके जीत हासिल करने की बात भी कही। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने और संबंधित घटनाक्रम के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से आरंभ हुई, जिसका आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पार्टी नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की पूर्व संध्या पर आईसीसीआर और गूगल संस्कृत अनुवाद के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गूगल ने इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अन्य भाषाओं में संस्कृत के अनुवाद के लिए गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भाषा प्रौद्योगिकी के प्रावधानों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और गूगल इंडिया रिसर्च हेड उपस्थित थे। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की मशीन का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सांसद सुब्रत पाठक और अनिल अग्रवाल ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में चिकित्सा सेवाओं के आधुनिकीकरण और हमारे देश में चिकित्सकों की गुणवत्ता के कारण भारत विश्व में उपचार का लोकप्रिय स्थान बन रहा है। उन्होंने कहा कि जिस विज्ञान के साथ हम चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यह रोबोटिक सर्जरी तकनीक पूरे प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करेगी। बौद्धिक क्षमता से, हमारे ज्ञान से, हमारे संस्कार और संस्कृति से
हम जो भी काम करते हैं कठोर परिश्रम से, मेहनत से, लगन से करते, उसे दायित्व निभा कर करते हैं। इसीलिए भारत के चिकित्सकों का एक सम्मान पूरे विश्व के अंदर है। और इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। निश्चित रूप से हमने चिकित्सा के अंदर नए कीर्तिमान हासिल किए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि आज कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का अंतिम दिन है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एहतियाती टीकों के लिए इस साल 15 जुलाई के 75 दिन का अभियान 15 जुलाई से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर मुफ्त एहतियाती टीके लगवाने की अपील की है। अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 20 करोड़ 88 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही खेल समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ। सिक्किम में एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ाने वाले टीचर लोमस धुंगेल कचरे से पैसा बना रहे हैं और उन पैसों से गरीब बच्चों की फीस भरी जा रही है। 2015 में छोटा सा एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया था और ये माका सिक्किम अगेंस्ट पोल्यूशन, जो खा के जो जिसका रीसेल वैल्यू नहीं होता है, स्टिच करके रोल बनाया जाए। Since 17 years we are looking after the children here and almost 400 plus children are gone from this institution. And we give them food, education, shelter, clothes, medical aid. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डालते हैं कुछ अन्य सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 117वें वार्षिक सत्र के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 117वें वार्षिक सत्र में बिजनेस एक्सीलेंस सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। आज वो जगन्नाथ मंदिर पुरी जाएंगे और पवित्र त्रिमूर्ति की पूजा करेंगे। बाद में वो भद्रक जाएंगे, जहां भाजपा के दिवंगत विधायक विष्णुचरण सेठी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। शाम को जनता मैदान में पार्टी से संबंधित संगठनों के प्रमुख की एक अन्य सभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्दियों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए आज 15 सूत्रीय कार्य योजना शुरू करेंगे। इस प्लान के तहत अब दिल्ली में 5000 वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर मार्च के दौरान आज कर्नाटक में प्रवेश करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव आयोजित करेगा। इस मौके पर पोषण के संदेश के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉलों और खेलों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में तीसरी कॉप के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में रक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यूजर का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सएप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी। अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एसपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। जम्मू के उधमपुर से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
म्यांमार में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। म्यांमार के बर्मा में सुबह करीब 3:52 पर 162 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग सहम गए और घरों से बाहर निकलते दिखे। भूकंप की गहराई जमीन से 140 किलोमीटर नीचे थी। अब तक इस भूकंप में किसी के भी आहत और हताहत होने की खबर नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 और यूक्रेनी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, जो रूस के जरिए उनके विलय का अग्रदूत है। पुतिन ने आज सुबह खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए फरमान जारी किया। उन्होंने फरवरी में लुहांस्क और डोनेट्स्क और इससे पहले क्रीमिया के लिए इसी तरह के कदम उठाए थे। यूक्रेन के और अधिक हिस्से पर कब्जा करने की रूस की योजना 7 महीने के युद्ध का एक विस्तार है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस पर यूक्रेन में भूमि हड़पने के लिए जनमत संग्रह का आरोप लगाया। उन्होंने यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देने की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज एक आपातकालीन शीर्ष स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को जोड़ने की रूसी योजनाओं के मद्देनजर मौलिक निर्णय लिए जाएंगे। चक्रवाती तूफान इयान ने अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में बाढ़ और बिजली संकट पैदा कर दिया है। स्टॉक द्वीप के पास 2 से 7 मीटर ऊंची तेज लहरों में एक नाव डूबने से 23 लोग लापता हैं। फ्लोरिडा में अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफान फ्लोरिडा तट से टकराया। तभी से मूसलाधार बारिश जारी है। कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रांत के दक्षिण पश्चिमी तट पर श्रेणी 4 के इस विनाशकारी तूफान के चलते सड़कें जलमग्न हैं और प्राय द्वीप में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में हालात खराब हैं। इससे फोर्ट मायर्स शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यहां खतरा देखते हुए तकरीबन 8.5 लाख घरों की बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। करीब 20 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। सेंट्रल टेक्सास के रिहायशी इलाकों में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना वाको से करीब 20 मील दूर यानी कि करीब 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मैक ग्रेग नगर में गुरुवार को हुई। खबरों के मुताबिक एक हथियारबंद व्यक्ति ने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन अज्ञात हमलावरों को काफी मशक्कत के बाद जिंदा पकड़ लिया गया। अमेरिका के सीनेट ने एक अल्पकालिक खर्च विधेयक पारित किया, जो चालू वित्त वर्ष की शुक्रवार की आधी रात को समाप्त होने पर आंशिक रूप से सरकारी सहूलियतों को रोक देगा। इस बिल के जरिए संघीय सरकार को 16 दिसंबर तक के लिए बजट मिल गया है। वहीं इसके जरिए 2023 वित्तीय वर्ष के लिए खर्च के स्तर को निर्धारित करने वाले कानून पर सहमति बनाने के लिए सांसदों को सोचने का और अधिक समय मिल गया है। आपको बता दें कि यह विधेयक 72-25 के मत से पारित हुआ। ईरानी प्रतिबंधों से बचने के लिए अमेरिका ने कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के वित्तीय हस्तांतरण और शिपिंग की सुविधा के लिए चीन, हांगकांग, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंधों से बचने के लिए प्रयासों को बाधित करने के लिए अमेरिका आगे की कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका एक स्वतंत्र, खुला, स्थिर और सुरक्षित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक दुनिया के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाने और इन द्वीपों रक्षा को चीन के बढ़ते प्रभाव से रोकने के लिए आयोजित पहली शिखर बैठक में वॉशिंगटन में 1 दर्जन प्रशांत द्वीप देशों के अतिथि नेताओं को संबोधित किया। Security in the Pacific and for the Pacific Islanders remains as critical as ever to us, and I hope to you as well. To secure the security of America, quite frankly, and the world depends on your security and the security of the Pacific Islands, and I really mean that.
नासा के अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की परिक्रमा की। अंतरिक्ष यान यूनो गुरुवार को यूरोपा के 357 किलोमीटर के अंदर पहुंच गया। माना जाता है कि इसकी मोटी जमी हुई परत के नीचे एक महासागर बह रहा है, जिससे पानी के नीचे जीवन की संभावना बढ़ रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो भाग्यशाली होंगे और पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के करीब यूरोपा की सतह से मिलने वाली तस्वीरों का निरीक्षण करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर। और अच्छी खबर यह है कि भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में शीर्ष 40 में शामिल हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2015 में 81वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश नवाचार के मामले में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय है। हमें अपने इनोवेटर्स पर गर्व है। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के तीसरे दिन आज गवर्नर शक्तिकांत दास समिति के फैसलों पर वक्तव्य जारी करेंगे। 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। समिति ब्याज दरें तय करने के बारे में आज सुबह 10 बजे घोषणा करेगी। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की थी। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले सकता है, जिसके बाद रेपो दर 3 साल के उच्चतम स्तर 5.9% होने का अनुमान है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने वेबसाइट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ऑक्टाफैक्स और उससे जुड़े संस्थाओं के 21.14 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर चीन से नियंत्रित 9 कंपनियों के खातों में पड़ी 9.82 करोड़ रुपए की राशि भी जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत यह कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने HPZ ऐप आधारित टोकन और इसी तरह के दूसरे ऐप के दुरुपयोग से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। फीफा AFC का प्रतिनिधि मंडल इस समय 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है। गुरुवार को फीफा की टीम ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मार्केटिंग पार्टनर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। देश में क्लब फुटबॉल के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं के माध्यम से जाने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पुरुषों के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक के साथ बैठक में व्यापक बातचीत की। T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया से भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट के कारण टीम से बाहर हो चुके हैं। बुमराह की जगह टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वहीं जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही वापसी की थी। उससे पहले वो कमर की चोट की ही वजह से बाहर थे, लेकिन वो वापसी के बाद सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए। साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए पहले मैच में भी वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए थे। चोट के चलते ही जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2022 में हिस्सा नहीं ले पाए थे और भारतीय टीम वहां सुपर 4 स्टेज से ही बाहर हो गई थी। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज से चीन में शुरू होगी। यह टूर्नामेंट 9 अक्टूबर तक खेला जाएगा। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में जी साथियान चुनौती पेश करेंगे, जबकि मनिका बत्रा महिला टीम की अगुवाई करेंगी। हालांकि इस टूर्नामेंट में भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल व्यक्तिगत कारणों से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कोरोना के बाद 2 साल बाद विश्व टेबल टेनिस का आयोजन हो रहा है। और देश भर में नवरात्रि के मौके पर माता की आराधना और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात को अहमदाबाद के GMDC मैदान में नवरात्रि महोत्सव में भाग लिया।
इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने मां अंबे की आरती की। गुजरात सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की और कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक गरबा नृत्य भी देखा। और ये खूबसूरत भारतीय संस्कृति ही है कि हमारा देश त्योहारों का देश है और उसकी झलक हमें अलग अलग राज्यों से बहुत सुंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ टॉप न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 30 सितंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 30 सितंबर साल 1993 को महाराष्ट्र के लातूर में 6.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लगभग पूरा लातूर ही उजड़ गया। 40 सेकंड तक आए भूकंप के झटकों में 10,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस भयानक त्रासदी के बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई देशी विदेशी एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया। 30 सितंबर साल 2017 से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भाषा पेशेवरों को याद करने का एक मौका है जो राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिन अनुवाद के विकास में योगदान के साथ विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी अहम है। मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनुवाद के विकास को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की। आज के दिन को चुनने की वजह यह है कि 30 सितंबर को बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है।